हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज का हमारा टॉपिक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। हम लोग आज देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इनमें क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं, एंड बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्टोरी। इस स्टोरी में हमारे पास है पप्पू। तो पप्पू है ये, इसने क्या किया? इसने एक बिजनेस शुरू किया। किस चीज का बिजनेस? इसने बोला कि मुझे सैंडविचेस, फास्ट फूड्स, फ्रेंच फ्राइज ये सब सेल करना है। तो इसने क्या किया? इसने अपने लिए मटेरियल्स खरीदा, एक जगह देखा जहां पे ये अपना सैंडविच जहां से सेल कर सके, अपना कस्टमर बेस फॉर्म करने के लिए रिसर्च किया, एडवर्टीजमेंट किया। तो कैसे कैसे किया? सबसे पहले इसने क्या किया? अपने लिए सामान खरीदा। अब सैंडविच बनाना है तो सैंडविच का सामान चाहिए। क्या क्या चाहिए होगा? चीज चाहिए होगा, वेजिटेबल्स चाहिए होगा, ब्रेड चाहिए होगा। तो उसने क्या किया? उसने मटेरियल्स परचेज किया। करने के बाद क्या किया? अब मान लीजिए उसने बहुत सारा सामान खरीदा, हो सकता है उसमें कुछ खराब निकल जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टमाटर है जो सड़ चुका है, इट्स रॉटन टोमेटो। तो उसको वो क्या करेगा? डेफिनेटली उसको यूज करके तो नहीं बनाएगा सैंडविच। तो अभी तो आपको एक टमाटर दिख रहा है, पर हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा हो जो खराब निकल गया। तो उसको वो रिटर्न कर देगा जिससे परचेस किया था। मान लीजिए छोटू से उसने वेजिटेबल्स खरीदा था, तो अब वो ये रॉटन टोमेटो छोटू को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न गुड्स टू छोटू। फिर उसने क्या किया? मैंने आपको बोला कि ये सब तो खर्चा किया। अब जहां जगह लिया है उस जगह का क्या रेंट नहीं लगेगा? क्या वो फ्री में मुझे दिया होगा? ऑब्वियसली नॉट। तो उसने एक्सपेंसेस किया। कौन कौन सा एक्सपेंस किया? रेंट का एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे काम कर रहा है वहां पे उसको बिजली चाहिए तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट किया ताकि लोगों को मालूम चल सके कि एक नया दुकान खुला और लोग उसके दुकान में आके खाएं, इसके लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ। इतना करने के बाद क्या हुआ? उसने सैंडविचेस बनाकर कस्टमर्स को सेल कर दिया। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर जैसे हम एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, क्या मैंने अगर इतना सारा चीज ऐसे लिख के दे दिया तो आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है? क्या ये पूरे स्टोरी से आप लोग कहीं भी डिड्यूस कर पा रहे हो कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या मेरा लॉस हो रहा है? इतने इंफॉर्मेशन से, इतने क्लटर्ड इंफॉर्मेशन के साथ क्या हम लोग ये निकाल पाएंगे कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है ये बिजनेस? नहीं निकाल पाएंगे। ये काम तो यही हो रहा है, पर इसको हम लोग को फ्रेम करना होगा। फ्रेम करना होगा मतलब क्या? इसको एक स्टेटमेंट में डालना होगा। इससे कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा जिससे हम लोग ये पता कर सके कि मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उसने खर्चा किया था। क्या क्या खर्चा किया था देखिए स्टोरी में। उसने ये सारा खर्चा किया, प्लस उसने मटेरियल्स खरीदा, वो भी उसके लिए एक खर्चा है। मटेरियल जहां से खरीदा, क्रेडिटर से खरीदा होगा, उसको पैसा दिया तो खर्चा कर रहे हैं, ये भी खर्चा है। तो अब ये खर्चा दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया? वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री ड्यूटी। तो ये सब है क्या? कोई भी सामान जब हम लोग बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जो मेरा खर्चा लगता है वो होता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मान लो जैसे मैंने फोन बनाया, तो फोन बनाने के लिए मैंने कुछ लेबर को हायर किया होगा जो मेरे फैक्ट्री में काम करेंगे, कुछ लोग होंगे जो उसका स्क्रीन बनाएंगे, कुछ लोग बैक कवर बनाएंगे। तो उन लोगों को हायर किया, या मान लीजिए अगर मशीन में बनता है तो मैंने लेबर हायर किया कि आप मशीन को आप सुपरवाइज करोगे, आप मशीन को देखोगे, तो उनको पैसा देना होगा। तो लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो अब ये जो वेजेस है, क्या ये जरूरी था मेरा फोन बनने के लिए? यस, ये जरूरी था। अगर वो लेबर नहीं होता तो मेरा फोन नहीं बनता। तो ये जो खर्चा है वेजेस, क्या ये डायरेक्टली मेरे फोन के लिए एलोकेट हो पा रहा है? यस, हो पा रहा है। तो ये क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट होना चाहिए? जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जो भी मेरा गुड्स है, उसके रिलेशन में डायरेक्ट होना चाहिए। वो खर्चा ऐसा होना चाहिए जो जिसके बिना वो प्रोडक्ट रेडी ही नहीं हो पाता। तब आप लोग के लिए वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे फ्रेट है, फ्रेट या कैरेज इनवर्ड क्या होता है? मेरे को कोई सामान मतलब मैंने मान लीजिए परचेज किया और मुझे अपने फैक्ट्री तक चाहिए वो सामान, तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो वो ट्रांसपोर्ट करके लेकर आएगा जहां से खरीदा वहां से मेरे फैक्ट्री तक। तो वो क्या होता है? फ्रेट या कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर आ रहा है, मेरे शोरूम में आ रहा होगा या मेरे
फैक्ट्री में आ रहा होगा तो वो कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड होता है। फिर क्या हुआ, फैक्ट्री ड्यूटी, फैक्ट्री में देना होता है ड्यूटी। तो ये सब क्या है, ये सब वो खर्चा है जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट रेडी ही नहीं हो पाता। तो मेरे प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, बना के इस कंडीशन तक लाने के लिए वो बिच सके, वो क्या होता है, वो सारा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री तक मतलब जब तक गुड्स फैक्ट्री में, तब तक का जो भी खर्चा है वो सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि फैक्ट्री में गुड्स बनेगा और बनने तक का जो भी खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बनने के बाद मान लीजिए मेरा फोन रेडी हो गया, फैक्ट्री में बन गया, तो क्या फैक्ट्री से ही बिक जाएगा? नहीं, मेरे को उसको शोरूम में भेजना होगा। अलग अलग शोरूम्स होता है, मॉल्स में होता है, कुछ नॉर्मल स्टोर्स देखते हैं हम लोग जहाँ पे फोन सेल होता है, तो उन जगहों पर पहुंचाना पड़ेगा, वहां से बिकेगा। अब वो शोरूम के अंदर क्या मेरा और कोई खर्चा नहीं होगा? क्या वहां मेरा इलेक्ट्रिसिटी रेंट नहीं लगेगा? क्या वहां एडवर्टीजमेंट नहीं होगा? क्या वहां के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सेल्स में पर्सन है, या मान लीजिए जो मैनेजर है, उनको सैलरी नहीं देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा, तो वो भी मेरे लिए खर्चा है। पर क्या वो प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी था? नहीं, वो क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूरी है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो खर्चा हम लोग करते हैं, जो जरूरी खर्चा होता है, वो होता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए जगह का मैंने इंश्योरेंस करवाया है, या मेरे प्रोडक्ट्स का, गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है, तो इंश्योरेंस। तो ये सब हो गया मेरा इनडायरेक्ट खर्चा। आई होप आप लोग को एक्सपेंसेस क्लियर हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, ये मेरे लिए क्यों रेलिवेंट है? ये मेरे लिए रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हम लोग एक बिजनेस कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने इतना सारा ट्रांजैक्शंस किया, पर उसको रिकॉर्ड कैसे करें पता नहीं। तो ये जो दो खर्चा है, इसको हम लोग दो अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक पीएल अकाउंट में। जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जरूरी खर्चा था, वो सब आता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो जरूरी खर्चा था, वो आता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग रिकॉर्ड करते कैसे हैं, किस तरीके से करते हैं, फॉर्मेट क्या है, और क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं, क्यों ये रेलिवेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस और फर्म। तो बिजनेस या फर्म वो स्टेटमेंट बना रहा है, ऑब्वियसली जो काम कर रहा है वही बनाएगा, पर क्यों? इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या बोल रहा है कि यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब ये जानना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि मैंने सामान बनाया, मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट में सामान बनाने जितने खर्चा आएगा, मतलब बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा वो आएगा। अब मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट सेल किया, और सेल करने के बाद अगर मेरा बनने का खर्चा ही रिकवर नहीं हो पाया, मेरे को लॉस हो गया, तो क्या आगे बेच रहे हैं उसका जो खर्चा वो रिकवर हो पाएगा? मैंने वेजेस दिया, मैंने मान लीजिए फ्रेट इनवर्ड का खर्चा किया, फैक्ट्री का रेंट वगैरह दिया, उसी में मेरा क्या हुआ, मेरा सारा सेल जो मैंने किया था वो पूरा रिकवर नहीं हो पाया। मतलब कि सेल्स मान लीजिए 100 रुपया का था और मेरा खर्चा 120 का हो गया, जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वही 120 का हो गया। तो अब क्या मेरे 100 के सेल से मेरा इनडायरेक्ट खर्चा कभी रिकवर हो पाएगा? नहीं, मेरे को तो सीधे सीधे लॉस हो रहा है। तो ये बिजनेस क्या मेरे लिए प्रॉफिटेबल है? मेरे को तो यहीं पे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस से क्या पता चलता है? ये बनाने का रीजन ये है कि हम लोग को ये मालूम चल सके कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना लिए, क्या बनाने का जो खर्चा है वो मेरे सेल्स से रिकवर हो पा रहा है? ये रिकवर हो रहा है तब तो आगे का सोचेंगे कि हाँ, मेरा जो शोरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रहा है वो भी रिकवर हो जाए। पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है, तब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। तब तो मेरे को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरा बिजनेस शायद नहीं इतना चल सके। तो हम लोग देखें, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। Gross profit is the profit a business makes after subtracting all the cost related to manufacturing। मतलब बनाने का जो भी खर्चा है वो जब हम लोग सेल्स से रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अभी क्यों निकालते हैं? ये निकालने का रीजन होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली एन एस्टैब्लिशमेंट यूजेस लेबर and supplies
फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और ऑफरिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट वे में अपने लेबर को और अपने रॉ मटेरियल को यूज कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने लेबर को, रॉ मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। अगर किया है तो जो मेरा प्रोडक्ट बना होगा वो बहुत अच्छा होगा, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली वो मार्केट में बिकेगा। मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो मेरा सेल ज्यादा होगा, और सेल ज्यादा होगा तो मेरा सारा खर्चा रिकवर होने के बाद मेरे पास प्रॉफिट भी बचेगा। तो यही हमारा इंटेंशन है कि हम लोग इससे ये पता कर सके कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इस केपेबल है कि वो मार्केट में टिक सके, मार्केट में बिक सके। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनने का मोटिव क्लियर है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे इसको बनाए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग और क्या क्या इसमें आता है। ट्रेडिंग अकाउंट, अब हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से मार्च। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 22 से मार्च 30 23, 31 मार्च 23। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बना रहे हैं। ऑब्वियसली मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक जैसे दिखाते हैं तो वो साल के स्टार्ट में होता है और क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में होता है, तो हम लोग पूरे साल का डेटा दिखा रहे हैं। तो पूरे साल का डेटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिट। डेबिट क्या करते हैं, सारे खर्चों को डेबिट करते हैं और सारे इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम को दिखाते हैं। हम लोग का 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स होता है, एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों को शो कर रहे, पोर्ट्रे कर रहे। कौन सा दो चीज है वो, मेरा सारा एक्सपेंसेस और मेरा सारा इनकम। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, मानिए लास्ट ईयर में मेरे पास 10 पीस परचेज किया था मैंने, 10 पीस मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा और मैंने उसको सेल करना था, मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मुझे उसको सेल करना था। मैंने 5 पीसेस को सेल कर दिया और मेरे पास 5 अभी भी बच गया, तो वो क्या उठा के फेंक दूं, नॉट, ऑब्वियसली नॉट। क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टोर करेंगे, उसको वेयर हाउस में रख देंगे कि इसको नेक्स्ट ईयर हम लोग सेल करेंगे। अभी नहीं बिका तो क्या हुआ, बाद में नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। तो अब वो जो स्टॉक है वो उस साल जब मैंने उसको रख दिया तो वो क्या था मेरे लिए, क्लोजिंग स्टॉक। और अब जब नया साल फिर से शुरू हो गया, मेरा फाइनेंशियल ईयर फिर से स्टार्ट हो गया, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग ही तो इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। और ऑब्वियस सा बात है, इसको मेरे को बेचना भी बचा हुआ है तो यहाँ पे दिखना भी चाहिए। फिर हम लोगों ने कुछ सामान हो सकता है और खरीदा भी हो इस साल, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, टू परचेजेस। अब जैसे हम लोगों ने कहानी देखा था, उसमें से कुछ सामान सड़ा हुआ था या अच्छा नहीं था तो उसको रिटर्न कर देते हैं, तो जो भी रिटर्न है उसको परचेज से लेस कर देंगे, क्योंकि वो परचेज जितना किए तो उसमें से कुछ सामान वापस कर दिए, जो वापस कर दिए उसको हटा देंगे। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स क्यों, क्योंकि बाहर हम लोग वापस कर दे रहे हैं जो भी जिससे भी खरीदे थे। तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस आ जाएगा। फिर हम लोग क्या दिखाएंगे, टू वेजेस, जो लेबर को वेजेस दिए, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज। तो ये सारा क्या हो गया मेरा एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या करेंगे, अब इनकम दिखाएंगे। क्या इनकम होगा मुझे, ऑब्वियसली सेल किया तो बाई सेल्स, उसमें से अगर कुछ वापस मेरे को मिल रहा है, मान लीजिए मैंने सेल किया था उसमें से मेरा कुछ प्रोडक्ट खराब निकल गया, मान लीजिए मैंने मोबाइल सेल किया जिसमें से 2-3 पीस या मान लीजिए 10 पीस टूटा हुआ निकल गया, उसने मेरे को 10 पीस रिटर्न कर दिया, तो मेरे को उसको सेल से माइनस करना होगा, तो लेस रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है, हम लोग के बिजनेस में वापस आ रहा है, तो इनवर्ड्स। लेस रिटर्न इनवर्ड्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाय नेट सेल्स मिल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ओपनिंग स्टॉक है, वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट मेरा इस साल नहीं बिका उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। और एक चीज याद रखना है जो आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अधिकतर टाइम हम लोग उसको कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, पर मान लीजिए कि मेरे को मालूम है कि ये जो स्टॉक है मेरा, ये मेरा स्टॉक बर्बाद हो चुका है, मतलब मान लीजिए कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया और वो मैं हम जो फोन सेल कर रहे थे वो फोन मेरे को पता है कि अब बिकना बहुत मुश्किल है। तो अब वो जब मुश्किल है और वो कॉस्ट से भी कम मेरे को पैसा देने वाला है, तो हम लोग उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब क्लोजिंग स्टॉक दिखाते ही हम लोग को मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो भी बिजनेस को हो रहा है। मतलब
इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो होगा बैलेंसिंग फिगर, जो बच जाएगा वो होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। उसको हम लोग क्या करते हैं, ये सी डी देख रहे हैं आप लोग, C/D, ये क्या होता है, कैरी डाउन। इस प्रॉफिट को कैरी डाउन करेंगे, क्यों, इसको इसीलिए कैरी डाउन करेंगे क्योंकि अभी तो सारा मेरा खर्चा रिकवर ही नहीं हुआ। ये जो प्रॉफिट है इससे मेरे को और खर्चों को रिकवर करना है। कौन से खर्चों को, शोरूम वाले खर्चों को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, उसको भी तो रिकवर करना है। उसको रिकवर करने के बाद भी अगर कुछ बचा तब तो वो मेरे लिए एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा मेरे को, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट, जो हम लोग कहां देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का जो हम लोगों ने बात किया वो क्या है। Closing stock is referred to as the amount of unsold goods that remain with the business on a given date. कोई भी किसी भी गिवन डेट पे जो मेरे पास ना बिका हुआ माल बचा, ना बिका हुआ माल मतलब जो नहीं बिक पाया, जो नहीं सेल हो पाया, तो जिसको हम लोग इस साल नहीं सेल किया लेकिन नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे मैंने परचेज किया था 10 पीसेस, जिसमें से मैंने सेल कर दिया 6 पीसेस, तो मेरा 4 पीस बच गया। वो 4 पीस क्या है, मेरा 4 पीस क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या दिखा रहा है, रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे फाइनेंशियल ईयर में हमने स्टार्ट में परचेज किया, बीच में साल के बीच में कुछ सेल किया, और एंड में जाकर फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाकर जो बच गया, जो नहीं बिक पाया अभी भी, वो क्या मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक। आई होप इतना क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। पप्पू ने 2 पेन खरीदा, 10 रुपीज में उसने 2 पेन खरीदा, और क्या किया, उसमें से एक पेन को सेल कर दिया एट ₹6। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्लीज थिंक एंड आंसर। तो पप्पू ने 2 पेन सेल किया, 10 रुपीज परचेज किया, सॉरी 10 रुपीज में, और उसने एक पेन सेल कर दिया 6 रुपीज में। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि उसने 10 रुपया का खरीदा और 6 रुपया का बेच दिया, तो उसको 4 रुपया का हो गया प्रॉफिट, तो आप लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने 2 पेन खरीदा था एट ₹10, मतलब ईच पेन कितने का हो गया, 5 रुपीज का, और उसने एक पेन ही बेचा, कितने में बेचा, 6 रुपया में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अब बताइए। तो यहाँ पे उसको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो 10 रुपया है ये तो 2 पेन का प्राइस है। तो एक चीज जो यहां से मेरे को आप लोगों को पूछना है वो ये कि क्या हम ये 2 पेन का रेट और ये 1 पेन का रेट कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। या तो मेरे को 1 पेन से 1 पेन को कंपेयर करना होगा, जो हम लोगों ने अभी किया, 1 पेन का रेट निकाला 5 रुपीज और ये था 6 रुपीज, तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। या तो अगर 2 पेन का परचेज देख रहे तो 2 पेन का ही सेल देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हो। तो ये तो मैंने देख लिया, एक लॉजिकल सोच लिया। अब हम लोग देखेंगे ये पूरे डेटा को ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट देंगे, क्रेडिट देंगे, और हम लोग अपना पर्टिकुलर अमाउंट दे देंगे। अब देखिए क्या किया मैंने, टू परचेज अकाउंट, मैंने 2 पेन खरीदा, तो मैंने 2 पेन 10 रुपया में खरीदा, तो मैं टू परचेज अकाउंट में 10 रुपीज दिखा दूंगी। उसके बाद क्या किया मैंने, सेल्स किया, तो क्या लिखना है मुझे, बाई सेल्स अकाउंट, एट व्हाट रेट, 6 रुपीज में मैंने एक पेन को सेल किया। अब मेरे को बताओ, क्या हम यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, तो 10 - 6, क्या यहाँ पे हम 4 रुपीज का ग्रॉस लॉस दिखा दे बाई ग्रॉस लॉस, क्या वो सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो 2 पेन परचेज किया था और मैंने एक ही सेल किया। तो यहां आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक का रेफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच करना। मैच क्या करना है, क्वांटिटी मैच करना है, क्योंकि अगर मैंने 2 खरीदा और एक बेचा और दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा। 2 पेन अगर खरीद रहे हैं तो मेरे को 2 पेन का रिकॉर्डिंग भी दिखाना होगा क्रेडिट साइड में, तो उसको कैसे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखाएंगे। ये क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, एक पेन बचा मेरे पास, एक पेन का क्या है ये, अभी मैंने आप लोग को बोला कॉस्ट है, क्योंकि अगर इसको सेल वैल्यू पे दिखा देंगे तब तो मेरे को ये दिखेगा कि मैंने पेन को सेल कर दिया, पर क्या अभी तक वो बिका है, नहीं। तो हम लोग उसको किस वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, उसको हम लोग को दिखाना होगा कॉस्ट पे। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ पे 2 पेन्स था, 1 पेन का सेल और 1 पेन का क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट हम लोगों ने दिखा दिया। तो अब आप लोग को क्लियर दिख पा रहा है कि हम लोग को 1 रुपया का जो प्रॉफिट हो रहा था
यहाँ पे 6 प्लस 5 मतलब 11, और हम लोगों को परचेज से माइनस करना है तो 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आ जाएगा 1। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्यों ऐसे दिखाते हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्वांटिटी को मैच कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट्स यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच हैज बीन सोल्ड। क्या बोला? जो सामान मैंने बेचा उसको बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा, या मान लो जो भी सर्विस दिया मैंने, वो सर्विस देने के लिए जो भी खर्चा लगा, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाम से समझ में आ रहा है, गुड्स सोल्ड का कॉस्ट, सामान जो बेचे उसको बनाने में जो खर्चा लगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ध्यान से देखिए, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। पहले क्वांटिटी के हिसाब से सोचते हैं। मेरे पास बिगिनिंग में कुछ क्वांटिटी था, मान लीजिए 3 पीस था, और मैंने 2 और खरीद लिया तो मेरे पास टोटल 5 हो गया, और मेरे पास बचा कितना? मेरे पास 1 बचा, तो 5 में से 1 बचा मतलब 4 मैंने सेल किया होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या सेल वैल्यू चाहिए? नहीं, मेरे को कॉस्ट चाहिए। अब एक चीज ध्यान से इमेजिन करिए, मैंने क्या बोला था? हम लोग स्टॉक को दिखाते कॉस्ट पे, तो जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाया होगा, वो ओपनिंग स्टॉक बना होगा, वो भी कॉस्ट पे दिख रहा होगा फॉर श्योर। तो ये मेरा किस वैल्यू पे दिख रहा है? ये जो मेरा बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो किस वैल्यू पे दिख रहा है? कॉस्ट पे दिख रहा है। प्लस परचेज तो ऑब्वियसली कॉस्ट ही होगा मेरा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा कॉस्ट पे दिख रहा है। तो ये भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, और ये भी कॉस्ट पे है, तो जो मेरा निकलेगा वो भी मेरा कॉस्ट होगा। किस चीज का कॉस्ट? अभी हम लोगों ने देखा क्वांटिटी किस चीज का बचा था, जो बिक गया, तो जो बिक गया उसका कॉस्ट। तो अब आप लोग को ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला ऐसा क्यों बना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। तो यहाँ पे जो मेरा सीओजीएस आता है या जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, अगर हम लोग सेल्स में से सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे तो भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? बिगिनिंग इन्वेंट्री था मेरे पास 11,000 का, और मैंने 6,000 और परचेस कर लिया, तो टोटल 17 हो गया, जिसमें से कितना बचा? 3,000 एंडिंग बचा, तो कितना बिका होगा? 14। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 14,000 आएगा। ये क्वांटिटी नहीं है, ये प्राइस दिया हुआ है, ये कॉस्ट है मेरा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 14,000 का। आई होप आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ट्रेडिंग से आगे बढ़ते हुए हम लोग को मिला था ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब उसका करे क्या? उससे और खर्चा हटाना है हम लोगों को। अभी सेल करते टाइम भी बहुत सारा खर्चा, सेल करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ा, उसको भी हटाना है। तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ बिजनेस कंसर्न। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। अब क्या है नेट प्रॉफिट, क्यों निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब बिजनेस विल इनकर मेनी अदर एक्सपेंसेस इन एडिशन टू द डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आप लोग को बोला डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा भी बहुत एक्सपेंसेस होता है। These expenses are deducted from the profit or are added to gross loss, and the resulting value thus obtained will be net profit or net loss। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है उसमें ऐड या लेस करते हैं, जो भी खर्चा होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो भी इनकम होगा उसको ऐड करेंगे, उससे क्या मिलेगा? उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। ऑब्वियसली ग्रॉस है, ग्रॉस में से कुछ हटाएंगे तो नेट वैल्यू बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। जो भी और खर्चा था जो ट्रेडिंग में नहीं आया, उसके अलावा जो भी खर्चा था वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये क्यों निकाल रहे? इसको निकालने से मेरे को मिलेगा क्या? इसको निकालने से मेरे को फाइनेंशियल हेल्थ मिलेगा। किसका? मेरे बिजनेस का। नेट प्रॉफिट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। तो ये क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? इट शोज इफ अ कंपनी मेक्स मोर मनी देन इट स्पेंड्स। मतलब क्या मेरा कमाई मेरे खर्चों से ज्यादा है या नहीं है? अगर आपका कमाई आपके खर्चे से ज्यादा नहीं है तो क्या आप वो बिजनेस कभी भी करना चाहोगे? कभी नहीं करना चाहोगे। अब वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे वो तो ठीक है, बट मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है पहले ये तो पता चले भाई। अगर मेरे को यही नहीं मालूम चल पा रहा कि मेरा मेरा कमाई ज्यादा है या नहीं है, तो हम उसमें डिसीजन कैसे लेंगे? तो पहले हम लोग अकाउंटिंग करके या स्टेटमेंट्स बनाकर निकालते हैं कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर जो भी डिसीजन लेना हम लोग लेंगे। अब आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं।
तो सेम जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ तक तो फॉर्मेट पूरा सेम है। अब हम लोगों ने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन किया था। तो अब यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ कैरी डाउन किए थे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे बीडी, वहां पे सीडी लिखे थे कैरी डाउन, यहाँ पे बीडी लिखेंगे ब्रॉट डाउन। अगर लॉस हुआ तो यहाँ ब्रॉट डाउन होगा। अब देखिए क्रेडिट क्या करते थे, इनकम, तो यहाँ पे जितने भी इनकम है सेल्स के अलावा वो सारे आएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, मैंने बैंक में एफडी कराया वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये सारे जितने भी मेरे इनकम हो सकते हैं सेल्स के अलावा, वो सारे इनकम को हम लोगों ने क्रेडिट करा है। फिर क्या क्या डेबिट करेंगे, जो भी खर्चा है जो ऊपर में नहीं आया, माने जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया, वो सारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो सैलरीज, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सेलिंग कमीशन, ये सब जितने भी खर्चे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, वो सब हम लोग यहाँ पे सेल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इस प्रॉफिट से ये सारा इनकम ऐड करेंगे, ये सारा एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा मेरे को, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हो रहा है तो हम बिजनेस को ऑब्वियसली आगे करना चाहेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग पता करेंगे कि क्यों लॉस हो रहा है, क्या हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और बार बार अगर लॉस हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस बंद करेंगे। तो ये हुआ मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक चीज बताइए, ये जो प्रॉफिट हो रहा है और ये जो लॉस हो रहा है वो किसका है, कौन इसका मजा कौन लेगा, प्रॉफिट होगा तो मजा कौन लेगा, और लॉस होगा तो सजा किसको मिलेगा, ऑब्वियसली ओनर को। जो ओनर है उसी का प्रॉफिट, और अगर लॉस हो रहा है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा। तो ओनर का लगाया हुआ पैसा बिजनेस में क्या होता है, आप लोग को पता होगा, ओनर का लगाया हुआ पैसा होता है कैपिटल। तो कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस हम लोग किस में ऐड या लेस करेंगे, कैपिटल में ऐड या लेस करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल ही है जो ओनर का पैसा है, और ये प्रॉफिट लॉस भी ओनर का ही एक पार्ट है। क्यों, क्योंकि ओनर ही बेयर करेगा लॉस होने से और ओनर ही इंजॉय करेगा प्रॉफिट होने से। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबसे पहले होता क्या है, अब बैलेंस शीट is a financial statement that contains details of a company's assets and liabilities at a specific point in time। सबसे पहले तो ये बताइए, फोर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग था, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज। इनकम और एक्सपेंसेस का सारा रिकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पे, ट्रेडिंग में और पीएल में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में। इन दो अकाउंट्स में हम लोगों ने पूरे इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, तो बच क्या गया, असेट्स और लाइबिलिटीज बच गया। अब क्या इतना करने से मेरा काम हो जाता है, अगर मान लो कल को मेरा बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुआ और बंद करना पड़ा, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में कितना असेट्स है और कितना पैसा मुझे देना है, कितना मेरा असेट है जिससे मेरे को रिकवरी हो जाएगा, जिससे हम पैसे को सेल करके पैसा मेरे को मिलेगा, और उस पैसे में से कितने लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो असेट्स और लाइबिलिटीज मालूम होना बहुत जरूरी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट हम लोग कोई एक डेट पे बनाते हैं, पूरे साल का तो हम लोग नहीं बता सकते कि ये पूरे साल मेरे पास असेट रहेगा या पूरे साल मेरे पास लाइबिलिटी था। हम लोग आज के दिन पे मेरे पास जो भी असेट है और जो भी लाइबिलिटीज है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का दिन कौन सा होता है, ईयर एंडिंग का डेट, जो भी लास्ट डेट होता है उस दिन बनता है मेरा बैलेंस शीट। द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, क्यों बना रहे बैलेंस शीट, टू रिवील द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि आज के आज अगर मेरे को सारा पैसा सारा असेट बेचना पड़ गया तो कितना पैसा आएगा, और उस पैसे में से कितने लोगों को चुकाना पड़ेगा, क्या क्या लाइबिलिटीज है जिसको मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस, जो हम लोग को कोई भी गिवन पॉइंट पे हम लोग को पता करना है, तो उसके लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, द स्टेटमेंट शोज व्हाट एन एंटिटी ओन्स, क्या हम ओन करते हैं, मेरा क्या है, मेरा असेट्स है, एंड हाउ मच इट ओज, जो मुझे पेमेंट करना है, जो मुझे चुकाना है, वो क्या है, लाइबिलिटीज, एज वेल एज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो अमाउंट जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करे वो कैपिटल, तो ये सारा चीज किस में दिखेगा, बैलेंस शीट में। तो आइए थोड़ा फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मतलब कंपनी का नाम, एज एट मतलब जो डेट है, ईयर एंडिंग डेट है, वो लिखते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को बोला हम लोग कैपिटल दिखाते हैं, जिसमें मेरा जो भी ओपनिंग बैलेंस है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, वो मेरे को दिखाना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो लेस करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा उसको यहाँ ऐड या लेस करेंगे। फिर उसमें से क्या लेस करेंगे, ड्रॉइंग्स, मतलब कि अगर मान लो कैपिटल मैंने लगाया तो उसमें से कुछ पोर्शन ओनर ने निकाल लिया, मैंने निकाल लिया, तो उसको लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स बोल के।
फिर क्या आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब जो लंबे समय तक का है, जैसे लोन लोन 2 साल 3 साल में चुकाते हैं तो लॉन्ग टर्म हो गया। करेंट लाइबिलिटीज हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम मिल गया, उसका परफॉर्मेंस अभी करना है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर बोझ है कि मेरे को परफॉर्मेंस करना है, तो वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म है, ऑब्वियसली 1 महीना 2 महीने के अंदर करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स, उनको अभी चुकाना होगा 2 महीना 3 महीना में। फिर क्या हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारा मेरा आ गया लाइबिलिटीज। असेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आएगा, इंटेंजिबल टैंजिबल दोनों आएगा, जिसको छू नहीं सकते इंटेंजिबल, जिसको देख सकते छू सकते हैं वो टैंजिबल। तो क्या क्या आ गया, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा आया। इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो, बैंक में एफडी करवाया या शेयर्स वगैरह खरीदा, वो सब इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। करेंट असेट्स में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन बैंक, कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा चीज है जो अभी तक बिका नहीं, तो बिका नहीं मतलब क्या, फ्यूचर में बिकेगा। फ्यूचर में कोई भी मिलने वाला बेनिफिट क्या होता है, असेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मेरे करंट एसेट्स में दिखता है। तो ये हो गया बैलेंस शीट। ये मेरा पूरा ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट के बारे में जो भी टोटल ज्ञान था वो हुआ। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।